हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर लगे हुए हैं जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के 19 दिसंबर को पेपर होने दोस्तों। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। दोस्तों देखिए, हर एक इसमें क्या होता है कि 37 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 38 क्वेश्चन जीएस के। तो दोस्तों इसके बाद हम हिंदी के बाद आपके लिए जीएस का भी मॉक टेस्ट लाने वाले हैं 38 क्वेश्चन का। तो आपको करना क्या है, अगर नए हो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और देखिए वीडियो पूरा देखिएगा और हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि 37 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है कि एक गद्यांश आता है दोस्तों, उसमें से आपको छांट करके आंसर देने होंगे। तो आप गद्यांश पढ़िएगा, हम सीधा आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, सजीव भाषा का क्या अर्थ होता है दोस्तों। देखिए सजीव भाषा क्या होता है, आपको पता होगा खुद ही कि सजीव क्या होते हैं, जो चलते हैं, जिनमें जान होती है। तो मनुष्य की भाषा बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, जीव की भाषा बिल्कुल गलत होगा, ठहरी भाषा बिल्कुल गलत। सजीव मतलब क्या होता है, सजीव भाषा मतलब गतिमान, चलती रहे। ठीक है, गतिमान भाषा को ही हम सजीव भाषा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि गतिमान जो चलती है भाषा उसको हम क्या बोलते हैं, सजीव। जैसे आदमी चलता है, मनुष्य चलता है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला है, शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसा है, कैसे हैं। तो शब्द ग्रहण जो होते हैं वो दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है, या फिर शब्द ग्रहण बाजार की जरूरत है, या शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत होता है, या शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक अर्थ देते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपको पैराग्राफ से छांट करके देखना है, क्योंकि शब्द ग्रहण भाषा की समृद्धि का परिचायक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। हिंदी में जो प्रचलित होते हैं अंग्रेजी शब्द उनको क्या बोलेंगे दोस्तों। तो आपको पता होगा, इसे ज़्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल वाली बात है, क्वेश्चन ही अच्छा है। ठीक, तो क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। देखिए 4 तरह के होते हैं शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक आपका संकर हो जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक, तो तत्सम क्या होते हैं, देखिए तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द हैं जो हिंदी भाषा में यूज करे जा रहे हैं, तो तत्सम हो गए। तद्भव क्या होता है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं कुछ जो टूट फूट के हिंदी में हिंदी में बन गए। ठीक, तो उनको हम तद्भव बोलते हैं। देशज का होता है जिनके बारे में पता नहीं होता कहाँ से लिए गए हैं, या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्र के भाषा के शब्द जो हैं देशज कहलाते हैं। विदेशी शब्द क्या होता है, जो विदेश से लिए गए, चाहे वो आपका अंग्रेजी हो, तुर्की हो, जापानी हो, फ्रांसीसी हो, कोई भी भाषा हो जो विदेश की भाषा है उसे हम विदेशी की कैटेगरी में डाल देते हैं, उसी में अंग्रेजी आ जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल, अस्पताल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, हॉस्पिटल का ना। कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन, कैप्टन भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है ना, तो ये क्या विदेशी शब्द हो जाएंगे। चलिए हास का अर्थ होता है, हास का क्या होता है अर्थ दोस्तों, आपको बताना है, हंसी, प्रकृति और क्षति या फिर उन्नति दोस्तों। देखिए हास मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षति का हास हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया, ह्रास मतलब क्या होता है, नुकसान। चलिए अगला है, ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा तो क्या होगा, हिंदी बेमेल होती जाएगी, स्वरूप बिगड़ेगा, नए शब्दों का आगमन होगा, या फिर नए शब्द नहीं लिए जाएंगे। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए किसी चीज़ का जैसे जैसे विकास होता है उसमें क्या होता है कि और भी चीज़ें आती जाती हैं, और भी चीज़ें जुड़ती जाती हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, नए शब्दों का आगमन होगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन आपके लिए आ गया, हड़ौती बोली है। देखिए हड़ौती बोली राजस्थान के अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हड़ौती बोली किसको बोलते हैं, ठीक, तो हड़ौती बोली हम आपको बता दें, ये पूरी राजस्थानी होती है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, जयपुरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जयपुरिया भी बोलते हैं, उसी का नाम क्या है, हड़ौती है दोस्तों। ठीक, ढूंढाड़ी बोलते हैं, हड़ौती भी बोलते हैं, जयपुरी भी बोलते हैं, जयपुरिया भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जयपुरी है ना, जयपुरी को ही हड़ौती बोलते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है जयपुरी। ठीक, तो याद रखेंगे। देखिए जयपुरी पूर्वी हिंदी राजस्थानी होती है। ठीक, पूर्वी राजस्थानी में क्या आती है, जयपुरी आती है दोस्तों। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थानी में क्या होता है, तो ये भी देख लें। तो पश्चिमी राजस्थानी में क्या होता है, मारवाड़ी। ठीक, मारवाड़ी होता है, मेवाड़ी होता है, जिसको बागड़ी बोलते हैं ना, बागड़ी और शेखावटी, ये सब किसमें आती हैं, पश्चिमी राजस्थानी में। ठीक, उसके अलावा उत्तरी राजस्थानी जो होता है दोस्तों, उत्तरी राजस्थानी में आपको क्या आ जाता है, मेवाती, आपको पता है मेवाती, और इसी से मिलती जुलती क्या होती है, अहीरवाटी भाषा। ठीक, और दक्षिणी में क्या आता है, मालवी, दक्षिणी में क्या आता है, दक्षिणी राजस्थानी में मालवी और निमाड़ी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप हमारे संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके बोली के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही विधिवत तरीके से हमने पढ़ाया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। जो शक्तिशाली हो, दयालु भी हो, शांत धीर भी हो और योद्धा नायक हो, उसके लिए एक शब्द हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, धीरोदात्त। क्या बोल देंगे दोस्तों, धीरोदात्त। ठीक, तो ये याद रखेंगे।
ठीक है, धीरोदात्त। तथा जो अपनी प्रशंसा करने वाला नायक उसे क्या बोलते हैं, धीरोदत्त, है ना। धीरोदत्त क्या बोलते हैं, जो अपनी प्रशंसा खुद कर ले वो नायक को क्या बोलते हैं, धीरोदत्त, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है 8वां नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों। तो देखिए हिंदी में जो है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। और आप 50% ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों ने गलत है आंसर दिया होगा इसको। देखिए छा के पहले कौन सा वर्ण आता था, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा का। देखिए कैसे आएगा ना, देखिए छा किससे मिलकर बनता है, का और प्लस खा से ना छा बन जाता है ना। तो ये क्या आएगा, देखो छा किस वर्ण के बाद आता, तो आपको बताना है का वर्ण के। जैसे पूछ ले त्रा किसके बाद आता, त्रा वर्ण किसके बाद आता, तो आपको बताना है ता के पहले ना, ता के बाद आएगा। क्यों, क्योंकि त्रा किससे मिलकर बनता है, ता और रा से, ठीक दोस्तों। इसे आप पूछ ले ज्ञा किसके बाद आता, तो बताना आपको क्या, जा के पहले, ठीक, जा के बाद, ठीक, क्योंकि जा और इया से मिलकर ज्ञा बनता है। तो इस तरीके से आपको समझना दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया हो, ठीक है, नहीं तो आप इसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा जाएंगे तो आप गलत कर देते दोस्तों। इसलिए याद रखेंगे जो छत्रंग ज्ञासरा होते हैं, छत्रंग ज्ञासरा, ठीक, ये आपको सही से देख लेने हैं। अगर कोई चीज पूछता है, मान लिया पूछ ले स्रा किसके बाद आता है दोस्तों, तो आपको बताना सिटी वाले सा के बाद क्या आएगा, स्रा आ जाएगा, क्योंकि सा और रा मिलाकर क्या बनते हैं, स्रा बनता है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोगों को समझना है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, कन्नड़ का संबंध किस भारतीय भाषा परिवार से है दोस्तों। देखिए भाषा परिवार भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। जो कन्नड़ होती है, कन्नड़ भाषा, वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो हम आपको बता दें जो कन्नड़ भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। हमने बताया 4 प्रमुख होते हैं और एक और नया खोजा गया था भाषा, ठीक, तो वो चीजें आप लोग समझेंगे। देखिए कन्नड़ क्या है आपके द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। और कौन कौन सी आती है द्रविड़ के अंतर्गत, जो कन्नड़ है, इसके अलावा तमिल, देखिए साउथ की जितनी भी है, ठीक, तमिल हो गई, तमिल भाषा आपको जानते होंगे, मलयालम हो गया, ठीक, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, देखिए तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ठीक, तेलुगु और कन्नड़। देखिए लिख लिया करिएगा आप लोग, जैसे हम बोलते आते हैं तो आप लोग लिख लिया करिएगा, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, ठीक। देखिए और एक क्वेश्चन आपको बता दें यहीं से बनेगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा, किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी है, ठीक, हिंदी किस भाषा परिवार के है, तो भारोपी। और सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका भारोपी ही है दोस्तों। देखिए इसमें कौन कौन सी, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उड़िया, बंगाली और पंजाबी, संस्कृत, ये सभी भाषाएं जो हैं आपके भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा भाषा परिवार बोलते हैं दोस्तों, ठीक। एक होता है चीनी तिब्बती, ठीक, चीनी तिब्बती में क्या होता है कि जो आपकी मंदारिन हो गई या फिर जो चीन के सटे हुए राज्य हैं अपने, वहां पर थोड़ी बहुत बोल दी जाती है दोस्तों, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार होता है दोस्तों। चलिए अगला है समास बताइए भरपेट में। देखिए भरपेट हम देखते हैं क्या कि यह किससे, भर प्लस पेट से बना है, तो भर क्या है, उपसर्ग हो गया दोस्तों, ठीक। तो हमें एक हमारे दिमाग में बैठता है कि अगर उपसर्ग आता है तो हमारा क्या हो जाता है, समास अव्ययी भाव समास। और बिल्कुल सही भी है, पेट भर के, ठीक, पेट भर के, भर पेट। और पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है दोस्तों अव्ययी भाव का, ठीक दोस्तों। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर उपसर्ग लगा तो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, कुछ हद तक अव्ययी भाव होता है, मगर 95%, मगर कुछ हद तक क्या होता है कि आपका ये कर्मधारय में बदल जाता है। कैसे, जैसे कि हमने बोल दिया कुपुत्र, है ना, हमने कई बार बताया है कुपुत्र, तो जहां पर देखिए कु लगा है क्या, उपसर्ग लगा, मगर ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव नहीं होगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक कु जो है आपका विशेषण की तरह यूज किया है, कु मतलब क्या, बुरा, है ना। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि हर एक उसमें सेंटेंस में जिसमें आपका उपसर्ग लगता है वो हमेशा अव्ययी भाव नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी समझिएगा, अपवाद होते कुछ, ठीक है। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता और पिता। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष समास कर लेना इसको, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपके कारक चिन्ह का लोप होगा। बहुब्रीहि समाज में तीसरा पद प्रधान होगा या फिर एक अलग सा पद होगा जो कि प्रधान होगा, दोनों पद अप्रधान होंगे दोस्तों। चलिए अगला है मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो मुद्री क्या होता है दोस्तों, मुद्रिका क्या होता है दोस्तों, मुद्रिका। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, घर, परिवार, परिजन व फिर बच्चे दोस्तों। देखिए घर, परिवार, परिजन या फिर बच्चे, तो इसमें अलग क्या होगा, देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि ये क्या है, परिवार, बच्चे, परिजन, ये एक क्या कहता है, संबंध बताता है, रिश्ते दर्शा रहा। मगर घर क्या है, घर एक रहने का स्थान है दोस्तों, तो ये एक अलग चीज है, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा है होता है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं कि देखिए कौन सा होता है, कुंडलियां, कुंडलियां होते हैं दोस्तों
कुंडलियाँ क्या होता है कि इसका जो प्रथम चरण होगा वही अंतिम जो प्रथम अक्षर होगा उसी से अंतिम अक्षर का एंडिंग होगा दोस्तों। समझिए कैसे, जैसे मान लिया हम कोई कुंडलियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक, कुंडलियाँ जैसे दोहा होता है उसका कुंडलियाँ भी होती है दोस्तों। तो कुंडलियाँ हम पढ़ रहे हैं, कुंडलियाँ की शुरुआत किससे हो गई, साई से, ठीक, साई से शुरुआत हुई और जब लास्ट वाला जब खत्म होगा तो उसका लास्ट वाला भी अंक शब्द क्या होगा, साई होगा। तो इस तरीके से इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। अगर कोई भी चौपाई आपको दे या कोई भी इस तरह से छंद दे दी जाए जिसमें शुरुआत जिससे उसी से अंत हो जाए उसी अक्षर से, तो आपका वो 100% का होगा कुंडलियाँ होगा, मगर उसमें 6 चरण होने चाहिए दोस्तों। देखिए अब ये बनता किससे है, तो देखिए ये क्या होता है, किससे बनता है कुंडलियाँ, तो दोहा प्लस रोला से, ठीक, दोहा प्लस रोला से मिलकर के क्या बनता आपका कुंडलियां बनता दोस्तों, ठीक है, दोहा प्लस रोला से मिलकर के कुंडलियां बनता है दोस्तों। तो याद रखेंगे कुंडलियां क्या होता है, जिससे शुरू होता है उसी से खत्म होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। ग्रस्त का क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्रस्त मतलब क्या, किसी चीज में छिपे उसी में रहना, ठीक है, और ग्रस्त का क्या हो जाएगा, अगर आप कर दिया मुक्त कर दिया तो मतलब क्या, बाहर ही हो गए ना, बाहर हो गए उससे, तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुक्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटि नहीं त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, उन्नत का अवगत। तो यही क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। उन्नत क्या होता है, अवनति होता है दोस्तों, तो हमारा 15 का सी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। उन्नत क्या होता है, अवनत होता है दोस्तों, अवगत नहीं होता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत। अगला है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या बोलते हैं, जो हर समय अपने मतलब की बात करता हो, मतलब साधता हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग बोलते होंगे स्वार्थी है, ठीक, क्या हो जाता है, स्वार्थी होता, मतलब ही नहीं होगा, स्वार्थी कहते हैं, जो हमेशा अपने मतलब की सोचता है वो क्या होता है, स्वार्थी होता दोस्तों। और जो दूसरों का भला करने वाला होता है, जो दूसरों की भला चाहने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं परमार्थी दोस्तों। तो अगर दूसरे का भला कोई कर रहा है, चाहता है, तो वो परमार्थी होगा, और जो खुद के लिए सोचता है वो क्या होता है, स्वार्थी दोस्तों, ठीक, तो ये याद रखेंगे। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे मतलबी बोलते हैं, ठीक, जो केवल अपने मतलब से मतलब रखता हो उसे हम मतलबी बोलते हैं, अपने मतलब के लिए मतलब किसी से रखता हो उसे हम मतलबी बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे। और जो खुद रथ चलाता हो उसको स्वार्थी बोलते हैं, स्वार्थी, जो खुद रथ चलाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप 9 मत बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है दोस्तों। भरत मुनि ने इसको बताया था कि ये पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान है। क्यों, क्योंकि ये कुछ समय के लिए आपके दिमाग में होते, फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये खत्म हो जाते, फिर कुछ समय के लिए हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाते दोस्तों, ये घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे गुस्सा, समझिएगा, गुस्सा है तो गुस्सा आपको हमेशा नहीं रहेगा, ठीक, थोड़े समय के लिए कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लिया आप किसी से गुस्सा है, ठीक, तो उसको देखेंगे तो और तेजी हो जाएंगे गुस्सा, अब वो चला गया, फिर क्या होगा, आपका धीमे हो जाएगा, फिर इस तरह से मतलब क्या होता है कि ये चलते रहते हैं, ठीक। अगला है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है दोस्तों, विकारी होता, अविकारी होता, या फिर दोनों होता, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हमने कई बार बताया है कि समुच्चय को क्या बोलते हैं, तो समुच्चय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। हमने बताया, बहुत बार बताया है, पढ़ाया भी है कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक और क्रिया विशेषण, ठीक, 4 हो गए। और निपात को भी कभी कभार हम इसमें शामिल कर लेते हैं दोस्तों, तो अविकारी हो जाएगा दोस्तों। समुच्चय होता क्या है, क्या करता है, ये देखिए 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ देता है, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ता है, वही क्या होता है, समुच्चय होता है। इससे कहा गया कि आंधी आई, आंधी आई, ठीक, और बिजली चमकने लगी, देखिए, और बिजली चमकने लगी, बिजली चमकने लगी, ठीक, समझिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चमकने लगी, शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप लोग गलत करके आते हैं ना। देखिए आंधी आई मतलब एक सेंटेंस आपको लग रहा है पूरा सेंटेंस, इसमें कोई कमी तो नहीं रही है ना, और बिजली चमकने लगी ये भी एक सेंटेंस है, ठीक। अब इनको कोई ऐसा सेंटेंस हम इसमें जोड़ दें, मतलब डाल दें कि वो दोनों सेंटेंसों को एक बना दे, मतलब ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को एक में कर देने वाला सेंटेंस क्या होता है, समुच्चय करता है। अब देखिए आंधी आई, हम यहाँ पे अगर और लगा दें, आंधी आई और बिजली चमकने लगी दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा ना कि हमने 2 सेंटेंस लिए एक में मर्ज कर दिया ना, और उसको मर्ज कराने के लिए हमने कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, और का, तो यही क्या होगा दोस्तों, समुच्चय बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, किसको, हिंदी को दोस्तों। कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं, आपको पता होगा, हमने कई बार बताया है कि ये चीजें याद रखने, ये क्वेश्चन आपके हमेशा चलने वाले होते हैं दोस्तों, कि क्यों मनाया था
जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1975 में 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहाँ, नागपुर में, इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और देखिए अगर राजभाषा की बात करते हैं दोस्तों तो भाग 17 में है और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक, राजभाषा का संबंध किसमें है तो भाग 17, संविधान के भाग 17 में, और आर्टिकल कहाँ से 343 से लेकर के 351 के बारे में 51 तक बताएगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जाएगा मानवीकरण अलंकार। जब कोई अमानव चीज मानव वाले काम करने लगते हैं वहां पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए उषा क्या होता है, उषा सुनहरे तीर बरसाते। तीर बरसाना किसका काम, मनुष्य का काम है, मगर तीर कौन बरसा रहा, भैया उषा बरसा रही, उषा कीड़े बरसा रहे ना। तो ये चीजें आपके लिए क्या होगी, जब कोई अमानव चीज मानव वाले काम करने लगी, मनुष्य वाले काम करने लगी, तो वही क्या हो जाएगा, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई ना, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ भी क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। क्यों होगा, देखिए फूल हंसते थोड़ी ना, हंसना काम किसका, मनुष्यों का है, मगर फूल हंस रहे हैं, और कलियां का मुस्कुराना काम नहीं होता, मुस्कुराना काम भी मनुष्य का होता है, मगर कलियां मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा वहां पर मानवीकरण अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार, क्योंकि देखिए तारे शब्द 2 बार आया दोस्तों, तारे शब्द 2 बार आया है, और एक तारे का अर्थ होता है तेजवान, एक का पुत्र हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पर अलग अलग आंसर निकलेंगे, अर्थ निकलेंगे, वहां पर क्या होगा आपका यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथोराइजेशन लेटर विथ स्पेसमैन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही अनुवाद करना आपको, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि वीडियो में, और आपके वीडियो में, और आपने कोई पेपर दिए होंगे तो उसमें आपको देखने को मिले होंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ए नंबर। ठीक है, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का रूप साधक प्रत्यय है। तो साधक प्रत्यय किस रूप में है दोस्तों, तो इसका आपको बताना तो किस में है दोस्तों, लड़के में। ठीक, लड़के में। ठीक, लड़के क्या है, ये बहुवचन टाइप का। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुड वाले भाग में क्या करना, आपको गलत जो तुड हो वो हमें गलत लगता है उसे हमें गलत बता देना। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस गलत है इसमें वो बताना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, हमारे दूधशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है दोस्तों, या फिर मिलावट सिद्ध करने पर 5000 रुपए का नगद पुरस्कार। ठीक, 5000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर हमारे पहले ही भाग में क्या है गलती दोस्तों, क्यों गलती ये हम आपको बताते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक, देखिए कोई भी गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती दोस्तों। क्यों, देखिए शुद्ध गाय कोई नहीं होती, गाय हमेशा शुद्ध होती दोस्तों। शुद्ध घी कहना था। ठीक, हमारे दूधशाला में गाय का शुद्ध घी है, तो यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस होता। देखिए घी शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है, मगर गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती दोस्तों, तो ये शुद्ध वाला यहाँ पर होना चाहिए शुद्ध, तब आपका सेंटेंस होता। तो इसीलिए क्या होगा, शुद्ध गाय नहीं होती, हमेशा शुद्ध गाय नहीं होगी, घी और दूध हो सकता है शुद्ध या अशुद्ध। ठीक दोस्तों, तो इसीलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है दोस्तों, इस वाक्य को शुद्ध बताना। कौन सा वाक्य शुद्ध दोस्तों, तो देखिए इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेतु नहीं होता, कारण होना चाहिए ना, कि पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक, हेतु क्या होता है, हेतु नहीं इस्तेमाल करेंगे, कारण इस्तेमाल करेंगे, किस कारण से लड़ाई हुई। ठीक दोस्तों, चलिए असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग, जैसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आ प्लस सु। ठीक, देखिए आ प्लस सु, देखिए रक्षित शब्द होता है, रक्षित होता है दोस्तों, रक्षित से बना है, इसमें एक उपसर्ग हमने सु लगा दिया तो सुरक्षित हो गया, अब फिर आ लगाया हमने तो असुरक्षित होगा दोस्तों। 2 है इसमें उपसर्ग है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए और इसमें प्रत्यय भी लगा है। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें तो उपसर्ग लगा है, मगर प्रत्यय भी लगा, क्योंकि रक्ष शब्द से ये बना है। रक्ष, इसका अगर पूछता मूल शब्द कौन सा है तो रक्ष हो जाता है। क्यों, ठीक, मूल शब्द क्या हो जाता है, रक्ष हो जाता है। ठीक, इत भी इसमें क्या लगा है, प्रत्यय भी लगा है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मतलब क्या, योग्यता के हिसाब से नौकरी ना मिलना। ठीक, जैसे कि मान लिया आपने बीएड कर रखा और आप कोई ओछा काम कर रहे हो, छोटा सा काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। तो इसका मतलब क्या होगा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का काम करना। देखिए जैसे इस समय क्या है, बेरोजगारी है, तो आप किसी भी काम के लिए क्या हो जाएंगे, राजी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा दोस्तों, समझ लीजिए यही क्या हो जाता है आपका सिस्टम यही। ठीक, चलिए अगला है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है भूपेंद्र, सुरपति या शक्र या फिर पर्वतारी। तो सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, हमारा भूपेंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची मतलब राजा का पर्यायवाची। ठीक, तो ये याद रखेंगे दोस्तों।
देखिए भूपेंद्र क्या है, कौन सा नहीं होना चाहिए था इसमें, देखिए दोस्तों इसमें होना चाहिए कौन सा, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक, तो नहीं है तो भूपेंद्र नहीं होगा। ये राजा का पर्यायवाची दोस्तों, ये शक्र और पर्वतारी, ये सुरपति क्या है, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सुरपति होता है, देवराज होता है, शक्र होता है, पर्वतारी होता है, महेंद्र होता है, मध्वा होता है, देवेंद्र होता है, ये सब क्या होते हैं आपके इंद्र के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नहीं कौन सा, ये पूछना था नहीं, ठीक, तो आप नहीं कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों, तो इसमें भूपेंद्र नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि होगा दोस्तों, विसर्ग संधि कहाँ पे है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कौन से में विसर्ग संधि होगा दोस्तों, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, विसर्ग हो जाएगा, ए में विसर्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निरंतर में क्या होगा, निर्धन निधन अंतर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, निधन अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, वो क्या होगा दोस्तों, हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए दिग्गज क्या होगा, दिग्धन गज, ये आपका क्या हो जाएगा, दिग्धन गज हो जाएगा, मतलब ये कौन सा समास सॉरी संधि होगी दोस्तों, तो हमारा व्यंजन हो जाएगा। महेश महाधन ईश, ठीक, महाधन ईश दोस्तों, ठीक है, महेश सॉरी महिष है, ठीक, तो ये याद रखें। जगदीश जगत धन ईश, ये भी क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, अधोलिखित शब्दों में किस शब्द के तत्पुरुष समास हैं, तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है दोस्तों, मुनिवर, सुसंगत, दत्तचित्त या फिर पराधीन दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पराधीन, ठीक, पराधीन। पराधीन का क्या हो जाता है, पर के अधीन है ना, पर मतलब दूसरे के अधीन जो हो उसे पराधीन बोलते दोस्तों, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या होता है, हिंदी वाला शब्द, ठीक दोस्तों। तो हिंदी वाला शब्द कौन सा आपको सूरज लग रहा है, यही क्या हो जाएगा, हिंदी वाला शब्द। चलिए अनुविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अनुविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि टाइम ज्यादा होगा दोस्तों, ठीक। तो अनुविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो सही ऑप्शन का जाएगा हमारा 32 का सी नंबर, अनुधन इच्छा। अनुधन इच्छा, देखिए आप लोग सोच रहे हैं इच्छा ये गलत दिखा, तो ये सही है, इच्छा होता है, इच्छा नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, रिक्त स्थान भरना दोस्तों, कि रामू की, देखिए आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, यूपीएसआई पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान था। देखिए अधिक बुद्धिमान मतलब उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था ना, तो यहाँ पर तो अपेक्षा आएगा दोस्तों, यहाँ पर अपेक्षा आएगा। और रामू की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब क्या होता है, किसी से आशा रखना, ठीक, किसी से आशा रखना ही क्या होता है, उपेक्षा होता है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर उपेक्षा भर देना है आपको और यहाँ पर अपेक्षा भर देना, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 33 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करिए। अब्ज मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, अब्ज मतलब क्या होता है, पानी होता है, पानी का पर्याय दोस्तों होता है, ठीक। तो देखिए अब्ज मीन्स क्या होता है, कपूर होता है, चंद्रमा होता है, शंख होता है, कमल होता है इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, अब्ज के पर्याय होते हैं। मगर मेघ नहीं होता दोस्तों, मेघ नहीं होगा, मेघ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। देखिए शंख भी होता है, कपूर भी होता है, चंद्रमा भी होता है, ये सब क्या होते हैं, अब्ज के अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, गरीब क्या है दोस्तों, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या आपको पता होगा दोस्तों, हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी। तो गरीब क्या होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है गरीब, ठीक। तो गरीब क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गरीब, छात्र, व्यापारी, अमीर, अधिकारी सब क्या होते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला, यह दृश्य बहुत सुंदर है। यह दृश्य बहुत सुंदर है दोस्तों, तो 36वां क्वेश्चन हमारा, यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत सुंदर क्या होगा, बहुत सुंदर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक या प्रविशेषण दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सुंदर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। सुंदर तो है, देखिए इसमें बहुत की बात की जा रही होगी, ठीक है, सुंदर बहुत सुंदर नहीं, दो चीज नहीं पूछते हम, सुंदर बहुत सुंदर, तो बहुत क्या हो जाएगा आपका, देखिए सुंदर की विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक। सुंदर क्या होगा, ये आपका विशेषण होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे। या इसमें थोड़ा सा गलत पूछ लिया, इसमें बहुत पूछना था, तो बहुत क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण। अगर सुंदर पूछा, सुंदर क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये 36 क्वेश्चन होगा, एक 37वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के आते हैं, एक 37 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, आपको फिर अपने जोड़ के बताना कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। 37वां क्वेश्चन ये पूछे हम कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2, 6, 4 या फिर 5। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, जैसे कि आपको पता है कि आरओ एआरओ के आपके पेपर लगे हुए हैं दोस्तों, आरओ एआरओ के आपके पेपर लगे हैं, 11 तारीख को आपके जो यूपी
पीएससी के, सॉरी यूपीपीएससी के जो 11 तारीख को पेपर हैं, तो उसके लिए हमने देखिए प्ले लिस्ट बनाई है। हमने इसमें 5 वीडियो डाले हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर हमने सेट करवाए, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। और हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई, यहाँ पर संपूर्ण हिंदी जाकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जेल वार्डन फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे आप, जेल वार्डन फायरमैन संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज हिंदी के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और भारतीय संविधान की वीडियो यहाँ मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे, आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए एक बार। और खास करके ये हमने बनाया है आपके लिए, जो कि आपके पेपर लगे हैं 11 अक्टूबर को, ठीक 11 नवंबर को, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों।